Good morning students. This is history class 7th chapter 3rd the Delhi Sultans. इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2nd न्यू किंग्स एंड किंगडम्स कंप्लीट किया। उसमें हमने देखा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें पाल प्रतिहार, गुर्जर, राष्ट्रकूट, चोला और चौहान्स थे, हमने देखा कि कावेरी डेल्टा पर जो राजवंश जिसका उदय हुआ वो चोला साम्राज्य था, और जो दिल्ली है वो 12वीं शताब्दी में ही एक मुख्य शहर बनकर सामने आया। This is going to be our first class on this third chapter that is known as the Delhi Sultans. In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? This was because Delhi became an important city only in the 12th century. Take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans or the Chahmanas of Ajmer. It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here, called Dehliwal, had a wide circulation. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map 1 and locate Delhi Kohana, Siri एंड जहापना। इस बुक में हम 700 से 1750 का जो पीरियड है, जो 1000 वर्ष का समय है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हमने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच जो नए राजवंशों का उदय हुआ उनके बारे में जाना, और जो चोला डायनेस्टी है जो कावेरी डेल्टा में उभर कर सामने आई उसको हमने देखा। लेकिन हमने कहीं ये नहीं पाया कि किसी ऐसे राजवंश का उदय हुआ हो जिसकी राजधानी दिल्ली हो। ऐसा इसलिए हमें नहीं मिला क्योंकि दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में 12वीं शताब्दी में ही सामने आया, और दिल्ली जो राजधानी बनी वो तोमर राजपूतों की राजधानी पहली बार बनी। और उसके बाद जो चौहान थे उन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को हरा दिया, और उसके बाद दिल्ली एक मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में सामने आई। वो स्थान जहाँ पर सिक्के बनाए गए जिनको दहली वाला कहा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दिल्ली है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा। वो एक राजधानी के रूप में हमारे सामने आई, लेकिन वो कब आई? वो सल्तनत काल में एक राजधानी के रूप में हमारे सामने आई, और सल्तनत काल में भी जो 5 राजवंश हैं उनके समय में दिल्ली एक मुख्य शहर बनकर सामने आया। जो सल्तनत काल में जो 5 राजवंश जो हमारे सामने आए जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, वो थे अर्ली टर्किश रूलर्स, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। जिसमें जो दिल्ली है वो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र की राजधानी 13वीं शताब्दी के मध्य में वो हमारे सामने उभर कर सामने आई। हमें दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information,
Especially valuable are histories known as Tariq or Tawariq, written in Persian, the language of the administration under the Delhi Sultans. Authors of Tawariq were learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी अभिलेखों से, सिक्कों से, भवन निर्माण की जो वास्तुकला है उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो जानकारी हमें दिल्ली सुल्तानों के बारे में मिलती है वो तवारीख और तारीख से मिलती है, जो फारसी भाषा में लिखी गई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के काल में प्रशासन की भाषा, राजकाज की भाषा फारसी ही थी। अलावा हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जो तारीख के जो लेखक थे वो कौन थे। वो विद्वान लोग थे, वो प्रशासन से जुड़े हुए कवि या दरबारी लोग थे जो राजा को प्रशासन और शासन के संबंध में सलाह देते थे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। इन बातों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वो क्या है? द ऑथर्स ऑफ तवारीख lived in cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. The ideas were not shared by everybody. In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. The chronicler of age, Minhaj-e-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable. Sultan Iltutmish was not comfortable at having a queen as a ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं तो हमें प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो ये कि जो तारीख और तवारीख जो फारसी भाषा में लिखी गई उसके जो लेखक थे वो शहरों में रहते थे, उदाहरण के लिए दिल्ली में रहते थे, राजधानी में रहते थे, और वो तारीख और तवारीख की रचना इसलिए करते थे ताकि उनको उसके बदले में सुल्तान से इनाम मिले। तीसरा, वो राजा को सलाह देते थे कि जो लड़का है वो लड़कियों से बेहतर है, उसी को ही राजा बनाया जाए, सुल्तान बनाया जाए। इसके अलावा जो नोबल लोग हैं, जो ऊंचे घराने के लोग हैं, उनको ही शासन प्रशासन में भाग लेने का अधिकार या विशेष अधिकार या जन्मजात अधिकार है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो पहली मुस्लिम शासक बनी को अपने उसके राजा के पद से या रानी के पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो एक महिला थी, एक लड़की थी, और उससे जो दरबारी थे, जो नोबल थे, जो प्रशासन में भाग लेने वाले लोग थे, वो खुश नहीं थे। इसके अलावा जो सुल्तान शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक। In the early 13th century, the control of the Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultan barely survived these challenges
Its expansion occurred during the reigns of the Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. 13वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली एक बड़े क्षेत्र की राजधानी बनकर सामने आया, लेकिन 13वीं शताब्दी के शुरू में जो सुल्तान थे वो उनका जो नियंत्रण था भारतीय उपमहाद्वीप पर वो केवल उन्हीं स्थानों पर था जो शहर सैनिकों के द्वारा सुरक्षित रखे गए थे। इसके अलावा जो राजा लोग थे उसका भारतीय उपमहाद्वीप के अंदरूनी शहरों पर बहुत कम नियंत्रण था और वो व्यापार, धनराशि या लूट पर आधारित शासन चला रहे थे। इसके अलावा जो सैनिकों के द्वारा सुरक्षित जो कस्बे थे जैसे बंगाल या सिंध थे जो दिल्ली से बहुत दूर थे, उन पर नियंत्रण करना सुल्तान के लिए आसान नहीं था। इसके अलावा जैसे कभी भी किसी गवर्नर को ये संकेत मिला कि राजा कमज़ोर है तो उन्होंने विद्रोह करना अनुचित नहीं समझा और अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश की। इसके अलावा जो बाहरी आक्रमणकारी थे जैसे मंगोल थे अफगानिस्तान से, उन्होंने भी राजा सुल्तान की कमजोरी का फ़ायदा समय समय पर उठाया। इस तरह हम देखते हैं कि सल्तनत के विस्तार की दृष्टि से 3 सुल्तानों के समय में सल्तनत का विस्तार हुआ। पहले सुल्तान थे गियासुद्दीन बलबन, दूसरे अलाउद्दीन खलजी, तीसरे मोहम्मद तुगलक। इन तीनों ने किस तरह से शासन प्रशासन को अपने नियंत्रण में किया? इन्होंने 2 तरीके से ऐसा किया। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट consolidating the hinterland of the garrison towns. During this campaign, forests were cleared in the Ganga-Yamuna Doab and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. New fortresses and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. अभियान में इन सुल्तानों ने, बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने भारतीय उपमहाद्वीप के जो आंतरिक इलाके थे उनको अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है उसके जंगल को, उसके पेड़ों को काट दिया और वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जो चारवाहक लोग थे, उनको वहाँ से खदेड़ दिया और वहाँ पर खेती को बढ़ावा दिया। और इसके अलावा जो व्यापार के रास्ते थे उनको अपने नियंत्रण में किया और नए किले या नए जो शहर हैं उनकी स्थापना की गई और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। दूसरा अभियान क्या था? The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khalji and culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals. By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? दूसरे अभियान की बात करते हैं। अलाउद्दीन खलजी, बलबन और मोहम्मद तुगलक के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि इन शासकों ने, इन सुल्तानों ने अपने सैनिक जो टुकड़ियां हैं वो भेजी और
अपने सेनाओं के माध्यम से हाथियों, घोड़ों और दासों और बहुमूल्य जो धातुएं हैं उन पर अपना नियंत्रण किया। इन्होंने दक्षिणी भारत में अपने क्षेत्र को मजबूत करने की, अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की। ये शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई और मोहम्मद तुगलक के समय में अपने शिखर पर पहुंची। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में लगभग 150 वर्ष बाद जो सेनाएं हैं दिल्ली सल्तनत की, वो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने विरोधी प्रतिद्वंदी सेनाओं को हराया, शहरों पर नियंत्रण किया और जिन शहरों पर नियंत्रण किया, जिन गांवों पर नियंत्रण किया, वहाँ के किसानों से कर वसूल किया और न्याय व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो लंबे समय तक इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कायम कर पाए? ये हम अगली क्लास में जानेंगे। थैंक्स।